नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज शर्मा। मैं आज आपको कर्नाटक के दूसरे युद्ध के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया था। जब फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने देखा कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध में उसे भारी सफलता मिली है, तो उसकी राजनीतिक पिपासा जाग उठी थी। अब वो भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में दखल देकर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था। डुप्ले को मौका तब मिलता है जब हैदराबाद का जो सूबेदार था आसफ जा, जिसने एक स्वायत्ततापूर्ण राज्य स्थापित कर लिया था दक्कन में, और उसकी मृत्यु हो जाती है 1748 में। तो आसफ जा का जो पुत्र था नासिर जंग, वो आसफ जा का उत्तराधिकारी बनता है। इस उत्तराधिकार के अधिकार को आसफ जा का जो भतीजा था मुजफ्फर जंग, उसने चुनौती दी। उसने नासिर जंग के अधिकार को नहीं माना। वह स्वयं चाहता था कि हैदराबाद का निजाम या फिर सूबेदार बने। इसी प्रकार कर्नाटक में भी स्थिति थी जो कि विवादास्पद हो चुकी थी। कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, और अनवरुद्दीन का बहनोई था चंदा साहिब। चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच विवाद हो गया था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने देखा कि स्थिति बहुत अच्छी है, अब इनके बीच फूट डालकर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाया जा सकता है। अपनी राजनीतिक स्थिति को भारत के अंदर मजबूत किया जा सकता है, अपनी कठपुतली बैठाया जा सकता है इन राज्यों में। तो इस प्रकार डुप्ले ने कर्नाटक के मामले में, यानी कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के खिलाफ उसके बहनोई का समर्थन किया, जिसका नाम चंदा साहिब था। और इसी घटना का दोहराव किया उसने हैदराबाद में। हैदराबाद का जो उत्तराधिकारी बना था नासिर जंग, उसके अधिकार को चुनौती देने के लिए डुप्ले ने मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और डुप्ले, यानी कि फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने अपनी सेना के द्वारा इन दोनों का समर्थन किया, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का। और इन्होंने एक युद्ध लड़ा 1749 में कर्नाटक के नवाब के खिलाफ बेल्लोर के पास। ये दक्षिण भारत में एक क्षेत्र है बेल्लोर। तो वहाँ पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हराकर मार डाला गया, और उसके जगह पर चंदा साहिब को नवाब घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार नासिर जंग की भी स्थिति हुई। नासिर जंग को भी युद्ध में हराकर इन्होंने मार डाला, और नासिर जंग की जगह मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का सूबेदार बनाया। इसलिए मुजफ्फर जंग ने डुप्ले के फ्रांसीसियों की चरण वंदना की और कृष्णा नदी के दक्षिण का भाग डुप्ले को सौंप दिया और उसका गवर्नर नियुक्त कर दिया। कृष्णा नदी थी जो, उसके दक्षिण का भाग डुप्ले को दिया गया, और वहाँ का जितना भी अधिकार थे व्यापार करने के या फिर टैक्स वसूलने के, सारे अधिकार डुप्ले को प्राप्त हो गए। अब उससे उसको आमदनी हो सकती थी, जिससे वो अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता था। इसी प्रकार उत्तरी सरकार का भी कुछ हिस्सा डुप्ले को दिया गया। उत्तरी सरकार उड़ीसा का तट है, पूर्वी तट, जो कि बे ऑफ बंगाल के साथ लगता है। अब स्थिति और भी बिगड़ती चली गई, क्योंकि अंग्रेज़ भी चुप बैठे नहीं थे। अंग्रेज़ों ने देखा कि डुप्ले तो राजनीतिक स्थिति का फ़ायदा उठा रहा है और अपने स्थिति को मजबूत करते जा रहा है। इसलिए अंग्रेज़ों ने भी कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, उसका पुत्र था मोहम्मद अली या फिर अली मोहम्मद, उसका समर्थन किया। अली मोहम्मद तिरुचिरापल्ली के दुर्ग में शरण लिए हुए था, और उसकी सहायता कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव तिरुचिरापल्ली के दुर्ग की रक्षा कर रहा था। फ्रांसीसी सेना उसको घेरे हुई थी चारों ओर से, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव उस घेरे को तोड़ने में असक्षम था। अनवरुद्दीन की जान को खतरा था, और अगर अनवरुद्दीन मारा जाता तो कर्नाटक में भी अंग्रेज़ों की स्थिति डमाडोल हो जाती, क्योंकि अंग्रेज़ चाहते थे कि चंदा साहिब को हटाकर अनवरुद्दीन के पुत्र को गद्दी पर बैठाया जाए और कुछ राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाया जाए। लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव देखता है कि फ्रांसीसियों को घेरे को तोड़ना असंभव है, तो उसने एक साहसपूर्ण निर्णय लिया। 210 सैनिकों की सेना लेकर वो कर्नाटक की राजधानी अर्काट की ओर बढ़ता है और आक्रमण कर देता है, और कर्नाटक की राजधानी अर्काट को जीत लेता है।
चंदा साहिब ने 4000 सैनिक रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ भेजे थे, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव इनका प्रतिकार करता रहता है, लगभग 53 दिनों तक प्रतिकार करता है। इसी बीच स्ट्रिंगर लॉरेंस, जो कि दूसरा अंग्रेजी सेना का दूसरा नेतृत्व करने वाला कमांडर था, उसने तिरुचिरापल्ली के दुर्ग को बचा लिया और फ्रांसीसी घेरे को तोड़ दिया और फ्रांसीसियों को हथियार डालने पर विवश कर दिया। तिरुचिरापल्ली की हार के बाद फ्रांसीसियों की स्थिति डमाडोल हो चुकी थी। डुप्ले को जो सफलता मिली थी वो भी अब चरमरा चुकी थी, क्योंकि अब कर्नाटक का नया नवाब बनाया गया अनवरुद्दीन का पुत्र, जिसका नाम मोहम्मद अली था। और चंदा साहिब वहाँ से भागकर शरण लेता है तंजौर के राजा के पास। तंजौर के राजा ने चंदा साहिब की हत्या कर दी धोखे से। इसके बाद मुजफ्फर जंग जो है वो 1751 में छोटी सी झड़प में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो नया नवाब नया सूबेदार बनता है हैदराबाद में, जिसका नाम था सलार जंग। सलार जंग ने भी डुप्ले को काफ़ी उपहार दिए। उत्तरी सरकार का हिस्सा सौंप दिया गया, जिसकी वार्षिक आय 30 लाख रुपए थी। डुप्ले की स्थिति थोड़ी मजबूत हुई, लेकिन अंग्रेज़ों की भी स्थिति मजबूत हुई थी तिरुचिरापल्ली के दुर्ग को बचाने के कारण, और कर्नाटक में अपना एक कठपुतली बैठा दिया था मोहम्मद अली को। इस कारण कर्नाटक में स्थिति मजबूत हो गई थी अंग्रेज़ों की, और हैदराबाद में मजबूत स्थिति थी डुप्ले की, जो कि फ्रेंच गवर्नर था। तो जब कर्नाटक में जो हार मिली डुप्ले को, इसके कारण फ्रेंच डायरेक्टरों ने डुप्ले को वापस बुला लिया फ्रांस में, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि डुप्ले की महत्वाकांक्षा के कारण युद्ध की बहुत ही क्षति हुई, युद्ध में क्षति हुई, पैसे की हानि हुई। इस धन की हानि के लिए डुप्ले को जिम्मेदार बताया गया और डुप्ले की स्थिति निरंतर खस्ताहाल हो गई और उसे वापस बुला लिया गया था। और 1754 में गोडेहू को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया डुप्ले की जगह पे। और 1755 में एक अस्थायी संधि के द्वारा अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध विराम होता है। कर्नाटक में अंग्रेज़ों को सफलता मिलती है और हैदराबाद में फ्रांसीसियों को। और जो मुजफ्फर जंग के कहने पर एक फ्रेंच टुकड़ी रुकी हुई थी हैदराबाद की रक्षा के लिए बुस्सी के नेतृत्व में। बुस्सी जो था एक फ्रेंच कमांडर था सेनापति का, वो हैदराबाद की रक्षा के लिए वहाँ पे रुका हुआ था। तो दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया काम अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।